अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 2023 के नोबेल प्राइज़ का ऐलान तकरीबन हो चुका है। हम ये जान चुके हैं कि फ़िज़िक्स में किन साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। मैं आज आपको बताऊंगा कि फ़िज़िक्स में एटोफ़िज़िक्स ने क्या ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इन 3 साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनके नाम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। हमारे पास हैं पेरे एगुस्टिनी जो कि ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, फ्रांस क्रॉस जो कि मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स इनसे ताल्लुक़ रखते हैं जर्मनी से, और उसके साथ एनी हाइलर जो कि ख़ातून है और छठी ख़ातून है जिनको नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। इनका ताल्लुक़ लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन से है और इन सब का काम ये है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की तस्वीर खींची है अल्ट्रा वायलेट पल्सेस, लेज़र पल्सेस का इस्तेमाल करते हुए। अब ये जुमला बहुत मुश्किल है लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से इस पूरे जुमले का मतलब समझाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की गई, और इस वीडियो में हम जितनी भी क्लिप्स देखेंगे या जितनी भी तस्वीरें देखेंगे वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स जर्मनी इनसे ली गई है। तो मैं आपको पहले रेफरेंस दे देता हूँ। चलते हैं माजी में 1878 में एक फोटोग्राफर ने दावा किया कि जब घोड़ा भागता है तो उसके एक वक्त में चारों टांगे हवा में होती हैं। ऐसा वक्त आता है जब उसकी चारों टांगे हवा में आती हैं, लेकिन घोड़ा इतनी तेज़ी से भागता था कि हम इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और कैमरे के ज़रिए हम भागते घोड़े की अच्छी तस्वीर, बिल्कुल साफ़ सुथरी तस्वीर नहीं ले पा रहे थे। सो उन्होंने, इन फोटोग्राफर आर्टिस्ट का नाम है एडवर्ड माइब्रिज। एडवर्ड माइब्रिज ने 12 केबल्स डाली, तारें डाली, और उन 12 तारों के पीछे कैमरे कनेक्ट किए। अब जब घोड़ा भागता था अपने ट्रैक पर, तो जैसे जैसे उसकी बग्गी उन वायर्स के साथ टकराती थी उसी वक्त कैमरे तस्वीरें खींच लेते थे। तो उसके पास 12 मुख्तलिफ तस्वीरें आईं जिसमें कई जगह पर देखा जा सकता है कि घोड़ा ऐसे कंडीशन में पाया गया है जहां उसके चारों पांव हवा में हैं। बिल्कुल यही फिलॉसफी लेकर हमने इलेक्ट्रॉन की तस्वीर खींची है। अब घोड़े की जगह इलेक्ट्रॉन को कर दीजिए और कैमरे की जगह फोटोन को ले लीजिए, तो हम कहते हैं आंख झपकते। लेकिन यहाँ पर इस नोबेल प्राइज में आप ये कह सकते हैं फोटोन झपकते ही ये काम हो गया। तो जो फोटोन के झपकने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर हमने एक एटम के अंदर के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की तस्वीर खींचनी है तो हमें स्पेशल किस्म की माइक्रोस्कोप चाहिए। आम माइक्रोस्कोप इस लेवल पर जाकर इतनी तेज़ी से मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की तस्वीर नहीं खींच सकती, क्योंकि जो जो हम छोटी दुनिया की तरफ जाते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में जाते हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से हरकत करती हैं, इसलिए उनकी तस्वीर खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये मुश्किल तो हमें उस वक्त भी आती है जब हम एक मोशन में झूले की तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, और इस तस्वीर में आप गौर कीजिए कि जैसी चीज़ें मोशन में आई और तस्वीर खींची तो तस्वीर ब्लर होगी। और इसकी वजह क्या है? फोटोग्राफर इसकी वजह बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर शटर स्पीड लो है। तो जब शटर स्पीड लो होती है, आप किसी भी मूविंग चीज़ की तस्वीर खींचते हैं तो वो चीज़ आपको फोटोग्राफ में ब्लर नज़र आती है। इसके लिए हमें शटर स्पीड को ज़्यादा करना पड़ेगा। हाई शटर स्पीड तेज़ मूव करती हुई चीज़ों की तस्वीर कैप्चर कर सकते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। तो आपने अगर एक ट्रेन की, बहुत तेज़ चलती हुई ट्रेन की तस्वीर लेनी है, तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए कि जो शटर है वो थोड़े टाइम के लिए खुले। तो अगर शटर ज़्यादा टाइम के लिए खुल रहा है, स्लो है, तो आप अच्छी तस्वीर नहीं ले सकेंगे एक मूविंग ऑब्जेक्ट की। लेकिन अगर आपने मूविंग ऑब्जेक्ट की तस्वीर लेनी है तो अब आपको शटर जल्दी उसे खोलना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। तो अगर हम मैकेनिकल शटर्स की बात करें तो शुरू में कैमरे में मैकेनिकल शटर्स होते थे, उनकी बहुत ज़्यादा स्पीड कर भी लेते थे, तो इतनी ज़्यादा स्पीड यानी वो तेज़ी से खुलते और बंद होते नहीं थे। ऑटो शटर्स आ गए। ऑटो शटर माइक्रो सेकंड तक
आपको स्पीड दे सकते हैं। माइक्रो सेकंड का मतलब है कि आप 1 सेकंड के मिलियंथ सेकंड तक उस हिस्से में तस्वीर शटर ऑपरेट कर सकता है और आप तस्वीर खींच सकते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं आप जा सकते। हमें तो इससे भी नीचे जाना है, तो उसके लिए एक तो हम रोशनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आगे आपको बताऊंगा कि रोशनी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। तो हमने अल्ट्रा वायलेट रीजन में पल्सेस प्रोड्यूस की। शटर भी पल्सेस ही प्रोड्यूस करता है ना, बंद होता है खुलता है तो लाइट की पल्सेस प्रोड्यूस करता है। तो हमने लाइट का इस्तेमाल नहीं किया, हमने एक शटर बनाया जो कि बहुत तेज शटर था और उसने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की पल्सेस प्रोड्यूस की और उन पल्सेस की वजह से हम इलेक्ट्रॉन को उसकी पोजीशन को लीड कर सके। तो यहाँ से आगाज हुआ एटोफिजिक्स का। एटोफिजिक्स में जाते हुए सबसे पहले हमें एटो सेकंड के बारे में पता होना चाहिए। हमने 10 की ताकत -18 -18 10⁻⁻18 हिस्सा जो 1 सेकंड का है, इस हिस्से में शटर को ऑपरेट करना है, पल्स प्रोड्यूस करनी है। यानी आप ये देखें कि अगर मैं नैनो सेकंड की बात करता हूं तो नैनो सेकंड का मतलब ये है कि 1 सेकंड के अगर हम 1 बिलियन हिस्से करें ना, तो उनमें से एक हिस्सा मैं उठा लूं तो वो 1 नैनो सेकंड बनता है। और अब उस एक उठाए हुए हिस्से के अगर फर्दर 1 बिलियन हिस्से करूं तो उनमें से एक हिस्सा उठाऊं तो एटो सेकंड बनते हैं। यानी ये बिलियंथ पार्ट ऑफ अ बिलियंथ ऑफ अ सेकंड है। 10 की ताकत -18, यहाँ पर नैनो सेकंड 10 की ताकत -9 है। तो 10 की ताकत -12 पिको सेकंड होता है, फिर 10 की ताकत -15 फेम्टो होता है और 10 की ताकत -18 एटो सेकंड होता है। कितना छोटा हिस्सा होगा ये सेकंड का, इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगाते हैं कि जब से हमारी कायनात बनी है, कायनात की जो एज है वो हम जानते तकरीबन 14 अरब साल है। जब से हमारी कायनात बनी है उससे लेकर आज तक जितना टाइम गुजरा है उसमें अगर 1 सेकंड लिया जाए तो हमारी कायनात 10 की ताकत 18 सेकंड्स पहले बनी थी। इतना पहले बनी थी, 1 सेकंड इतना बनता हिस्सा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर 1 सेकंड को आप खींच कर कायनात की एज के बराबर ले आए तो उसमें 1 एटो सेकंड 1 सेकंड के बराबर बनेगा। अंदाज़ा कीजिए कि हम 1 सेकंड को कितना डीप जाकर कितनी छोटी पल्स बनाने लगे हैं, अल्ट्रा वायलेट पल्सेस बनाने लगे हैं जो कि जाकर इलेक्ट्रॉन को रीड करेगी। हमने जो जो तरक्की की, हमने नई टेक्नोलॉजीज़ बनाई। 1940 की दिहाई में हमने ट्रांजिस्टर्स बना लिए थे और फिर हमारे पास उससे जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स थी, जो कि 10 की ताकत -12 तक पल्सेस प्रोड्यूस कर सकती थी। फिर हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी आई जिसे हम लेज़र कहते हैं, जो कि 1960 की दिहाई में बन चुकी थी और इसकी वजह से हमारे पास अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिक्स की जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उसमें हम जो लाइट की पल्सेस प्रोड्यूस कर सकते थे वो 10 की ताकत -15 सेकंड तक कर सकते थे टाइम में। लेकिन लाइट को इससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता उसकी वेव नेचर की वजह से। अब हम लाइट को उसको फर्दर कंप्रेस करके छोटी पल्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो इसलिए हमने अल्ट्रा वायलेट का सहारा लिया। मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि इलेक्ट्रॉन को ही क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे लिए बहुत अहम है। इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स को आपस में जोड़ता है, ग्लू करता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। उसके अलावा हम सब इलेक्ट्रॉन से मिलकर, एटम से मिलकर बने हैं, तो हर चीज़ का बेसिक यूनिट में से एक यूनिट इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि हम तकरीबन कायनात की मैटर से बनी हुई सारी चीज़ों को स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमने टाइम में इस मूविंग इलेक्ट्रॉन को फ्रीज करना है और उसके लिए हमने बनाई स्पेशल माइक्रोस्कोप, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और वो माइक्रोस्कोप छोटी पल्सेस, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड पल्सेस की भरमार करती है एटम के ऊपर, और उस एटम में हम इलेक्ट्रॉन को, जो कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी मूवमेंट को रीड करते हैं। और उन मूवमेंट को रीड करने के लिए यहाँ पर 3 कैमरे, जिनको हाई स्पीड कैमरा कहा जाता है, या अगर मैं उनका टेक्निकल नाम लूँ तो ये एटो सेकंड बीम लाइन्स हैं। तो 3 किस्म की बीम लाइन्स हैं, यानी 3 किस्म के एटो सेकंड के कैमरे लगे हुए हैं।
इस लैब में। और इस लैब में जब हमने पल्सेस प्रोड्यूस करनी है तो उन पल्सेस को हमने बरसाना है एक सैंपल पर, और पीछे कैमरे लगे हुए हैं जो कि तस्वीरें खींचेंगे। अब सवाल ये बनता है कि पल्सेस कैसे प्रोड्यूस करनी है। तो पल्सेस प्रोड्यूस करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एनिमेशंस भी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एक लेज़र ली, उस लेज़र को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की वेव्स में, कॉन्टिन्यूस वेव्स में तोड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की वेव्स चल रही हैं, रेड भी है, ग्रीन भी है और मुख्तलिफ कलर्स हैं। अब इन वेव्स को हमने इस तरीके से अलाइन किया कि इनके जो ट्रफ हैं वो ट्रफ के ऊपर आए और बीच में बड़ी पल्सेस नजर आने होगी। इंटरफेरेंस हुई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई और बीच में बड़ी पल्सेस नजर आना शुरू होगी। ये जो बड़ी पल्सेस हैं एटो सेकेंड की, ये बार बार आनी चाहिए, रेगुलर आनी चाहिए। तो जब हमने इन पल्सेस को बना लिया जो कि विड्थ रखती हैं 280 एटो सेकेंड। एटो सेकेंड का मतलब है 10 की ताकत -18, तो 280 इंटू 10⁻⁻18 ये इनका साइज है टाइम में। और ये कॉन्टिन्यूसली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनको हमने बरसाना है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बीम लाइन, यानी हम 3 बीम लाइन्स थी हमारे पास, हम सेलेक्ट करेंगे अच्छा इस बीम लाइन में हमने इसे बरसाना है सैंपल के ऊपर। और सैंपल क्या है, सैंपल कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका इलेक्ट्रॉन हम पढ़ना चाहते हैं। तो हम इस लेज़र लाइन को उस बीम लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर ये पल्सेस बरसाई जाएंगी और पल्सेस को जब बरसाया जाएगा तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को, उनकी मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू कर देंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन पल्सेस को बनाने में भी एक ख़ास साइंस की ज़रूरत है, क्योंकि इन पल्सेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन के पास जाती हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से बाहर निकाल देती हैं। अगर ये पल्स इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से बाहर नहीं निकाल सकती तो ये उसे रीड नहीं कर सकेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पल्स के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दहलीज तक, एक थ्रेशोल्ड तक हो, ताकि वो उस इलेक्ट्रॉन को इतनी कम से कम हो कि वो उस इलेक्ट्रॉन को निकाले अपने शेल से बाहर और फिर उस इलेक्ट्रॉन की हम मूवमेंट देख सकें। तो ये बहुत अहम पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है। तो जनाब अब हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास बीम लाइन थी उसके साथ कनेक्ट किया और इलेक्ट्रॉन को बरसाना शुरू कर दिया और कैप्चर करना शुरू कर दिया। आपको यहाँ पर एनिमेशन में नज़र आ रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं, और वो करेक्टरिस्टिक्स जो पल्सेस हम फायर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को मूव करा रही है। तो अब हमारा जो एटम है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है, उससे हम कैप्चर कर रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम कैप्चर कर रहे हैं, और उसके बाद हम टाइम में उसे दोबारा चलाते हैं। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरीके से यहाँ पर हुई। एटो फिज़िक्स अब बहुत ही हॉट इस वक्त फील्ड है, क्योंकि इसमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। इस वक्त आपको बहुत सी किताबें नज़र आएंगी जो इस पर लिखी जा रही हैं, आपको बहुत से रिसर्च पेपर नज़र आएंगे, आपको नज़र आएगा कि जी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को देख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या है, चार्ज की मूवमेंट क्या होती है जी, करंट होती है। तो करंट का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सर्किट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हमें कामयाबी होने वाली है। तो इनका दावा ये है, इन्हीं साइंसदानों का जिन 3 को ये नोबेल प्राइज़ मिला है, इनका ये कहना है कि हम कंप्यूटर्स की, मॉडर्न डे कंप्यूटर्स की स्विचिंग बेहतर कर सकते हैं, हम उनकी स्पीड बेहतर कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ, और इन्हीं कंप्यूटर्स को हम 1,00,000 गुना, 100,000, 1,00,000 गुना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये इनके वर्ड्स हैं। तो एक तो हम कंप्यूटर्स बहुत तगड़े और बहुत फास्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इसी टेक्नोलॉजी से कुछ और काम भी ले सकते हैं। हम मॉलिक्यूल्स की फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स के लिए भी लैब बनाई गई है और उस लैब में भी मॉलिक्यूल्स पर अल्ट्रा वायलेट पल्सेस बरसाई जाती हैं। तो एक मेरे पास इंसेंबल है, एक उसमें एक मॉलिक्यूल है या मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं, मैं उसको रख देता हूँ और उसके ऊपर पल्सेस बरसाना शुरू कर देता हूँ और फिर उन पल्सेस के रिजल्ट्स को मैं रीड करता हूँ। तो मुझे उस मॉलिक्यूल के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम करते कैसे हैं, हम करते हैं कि जब हम अल्ट्रा वायलेट पल्सेस बरसाते हैं तो वो बायोलॉजिकल जो सैंपल होता है, वो ब्लड का सैंपल भी हो सकता है। अगर आपने ब्लड का सैंपल रख दिया और उसके बाद अब हम उस पर पल्सेस बरसा रहे हैं, तो वो उन पल्सेस के रिस्पांस में हमें इंफ्रारेड
रेडिएट करेगा। वो जो हमारे पास सैंपल है वो उन पल्सेस को ऑब्जॉर्व करेगा और इंफ्रारेड रीजन में रेडिएशन करेगा। उन इंफ्रारेड रेडिएशन को जो वो मॉलिक्यूल दे रहे हैं उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब हम उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिस तरीके से आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, तो फिर हम उन्हें स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो वो लैब जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि फिंगरप्रिंट करती है, ब्लड की भी कर सकती है, वो प्लाज्मा की भी कर सकती है, वो और मॉलिक्यूल्स की भी कर सकती है। और जो इंफ्रारेड सिग्नेचर प्रोड्यूस होते हैं मॉलिक्यूल से, उनके ज़रिए हम मॉलिक्यूल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, एटम्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या ब्लड में एक ही किस्म के एटम्स हैं या एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ब्लड में एक किस्म के मॉलिक्यूल्स नहीं है तो क्यों, उनकी टाइप क्या है, वो डिफरेंट क्यों है। और अगर हमें कोई चेंज नज़र आती है ब्लड में उनके मॉलिक्यूल्स में, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई फिजियोलॉजिकल चेंज आ रही है, कोई डिजीज़ भी हो सकती है जो कि इस सैंपल की वजह से, जो हम इससे डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रॉन की फोटोग्राफी कर सकते हैं और उसके साथ हम उससे जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई हर चीज़ है। तो हम लाइफ को भी स्टडी कर सकते हैं, हम क्वांटम बिहेवियर्स को भी स्टडी कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी भी उससे बना सकते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एटोफिज़िक्स अब फ्यूचर में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होगी और इसी बेसिस पर इन तीनों साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और उम्मीद करते हैं कि कभी ये प्राइज़ हमारे मुल्क में भी आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।